बिहार में आज से खोले जाएंगे स्कूल। गृह विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सवालों के जवाब देंगे पीएम मोदी। राज्यसभा सुबह 10 बजे तो लोकसभा की कार्रवाई शाम को होगी शुरू। टीम इंडिया ने अपने 1000वें वनडे मैच में शानदार जीत हासिल की। वेस्टइंडीज को 6 विकेट से दी मात। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर संसद की कार्रवाई को आज स्थगित किया जाएगा। वहीं राज्यसभा लोकसभा 1 घंटे के लिए स्थगित रहेगी। आपको बता दें कि लता दी के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक का भी ऐलान किया गया है। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद से आज सदन की कार्रवाई जो है उसको 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है उसका ऐलान कल किया गया था और आज सदन की कार्रवाई जो है उसमें लता दीदी को शोक प्रदर्शित करने के लिए 1 घंटे के लिए जो है वो स्थगित किया जाएगा। एक तरीके से ये लता दीदी को आभार प्रकट करने का एक तरीका है कि जितने भी सदन में लोग हैं वो लता दीदी को मौन रह के काम जो है वो 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है और सभी लोग लता दीदी को नम आंखों से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित करेंगे, जिसको लेकर आज 1 घंटे के लिए काम जो है उसको स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्रवाई को 1 घंटे के लिए आज स्थगित किया गया और कल श्रद्धांजलि अर्पित किया गया लता दीदी को और आज सदन की कार्रवाई जो है 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया। आपको बता दें कि लता दी के शोक में 2 दिन की राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा भी कल की गई थी, जिसके मद्देनजर आज संसद की कार्रवाई जो है उसको 1 घंटे के लिए स्थगित किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से लता दी जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गई और सभी की आंखें जो है इस वक्त नम थी। लता दीदी को आखिरी विदाई के लिए भारी तादाद में लोग जो हैं वो उमड़े हुए थे और कल लता दीदी जो है वो पंचतत्व में विलीन हो गई और उसके बाद से आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रशासन भी जो है वो वहाँ पे मुस्तैद थी और भारी संख्या में लोग जो है वो लता दीदी को आखिरी विदाई देने के लिए उमड़े थे। आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देने वाले हैं, जहां पीएम मोदी शाम को लोकसभा में विपक्ष के प्रश्नों का सामना करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर की वजह से संसद के बजट सत्र में लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई का समय बदल दिया गया है। जहां राज्यसभा सुबह 10 बजे से शुरू होगी, वहीं लोकसभा की कार्रवाई शाम को शुरू होने वाली है। बिहार के स्कूल सोमवार से यानी कि आज खोले जाएंगे, जहां कोरोना की तीसरी लहर के कारण करीब 1 महीने से स्कूल बंद थे। वहीं गृह विभाग की नई गाइडलाइंस के अनुसार स्कूलों में 8वीं तक के बच्चों की 50% उपस्थिति के साथ ऑफलाइन क्लास चलेगी, जबकि कक्षा 9वीं से 12वीं तक की क्लास 100% उपस्थिति के साथ शुरू की जाएगी। वहीं स्कूलों की ओर से सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी और सभी बच्चों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तो जिस तरीके से कोरोना के केसेस जो है वो कम आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज से शिक्षण संस्थान जो है उसको खोलने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उसको लेकर सारी मुकम्मल तैयारियां जो है वो कर ली गई है। बच्चों को स्कूल में एंट्री के पहले सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। वहीं सभी बच्चों को कक्षाओं
मास्क लगाकर ही रहना होगा, क्योंकि कोरोना के संक्रमण जो है वो संक्रमण दर जो है वो कम हुए हैं, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। स्कूल खोल दिए गए हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान कोचिंग हैं उसको खोल दिए गए हैं, लेकिन कोरोना के गाइडलाइंस को अभी भी पालन किया जाएगा। तो बिहार में आज से शिक्षण संस्थान जो है उसको खोले जा रहे हैं। आपको बता दें कि 9वीं से 12वीं तक के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उनको खोल दिए जाएंगे, और ऐसे में शिक्षण संस्थानों में तैयारियां जो है वो कर ली गई है। सैनिटाइजेशन की मुकम्मल व्यवस्था जो है वो किया गया है, और सभी छात्र छात्राओं को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के केसेस जो है अभी कम दर्ज हुए रहे हैं, लेकिन संक्रमण जो है वो अभी भी हमारे देश में है। ऐसे में लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है, और सभी छात्र छात्राओं को सैनिटाइजेशन, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करना और मास्क लगाना जो है, ये सारे नियम जो है अनिवार्य किए गए हैं। तो आज से जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो खोले जा रहे हैं, और इसके आदेश जो है खुद सीएम नीतीश कुमार ने दी है। सीएमजी की एक बैठक हुई थी, और बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि शिक्षण संस्थान जो है उसको खोले जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काफ़ी लंबे समय से शिक्षण संस्थानों को बंद किया गया था, जिससे छात्राओं पर उनके पठन पाठन का जो असर है वो पड़ रहा था। अब ऐसे में जब केसेस कम आ रहे हैं तो खुद सीएम नीतीश कुमार ने ये फैसला किया है कि शिक्षण संस्थानों को खोल दिए जाएंगे, लेकिन जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं उनका पालन जो है वो किया जाएगा, और उसको लेकर जितनी भी मुकम्मल तैयारियां हैं वो कर ली गई है। साथ ही केसेस कम आ रहे हैं तो कई चीज़ों में जो है वो छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू की समय जो है उसको भी बढ़ा दी गई है, और सिनेमा हॉल, जिम जो है, स्विमिंग पूल को भी 50% उपस्थिति के साथ संचालित करने की अनुमति मिली है। वहीं दुकानों को भी रात 8 बजे बंद किए जाने के नियम में जो है वो छूट दी गई है, और सभी प्रतिष्ठानों को कोविड बचाव संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। और शादी विवाह में भी 50 के बजाय अब 200 लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं, और ये दिशा निर्देश जो है 7 फरवरी यानी कि आज से लागू होगा, जो कि 13 फरवरी तक जारी रहेगा। और इसके बाद दोबारा कोविड की स्थितियों का जायजा लिया जाएगा, और अगला आदेश जो है इसके बाद जिस तरीके से केसेस जो है अगर फिर से कम आते हैं तो फिर से छूट की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। लेकिन अभी ये छूट हमें मिली है, लेकिन अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है, और सरकार भी सभी से यही अपील करी है कि सतर्कता बरतते रहे और गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करते रहें। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सृष्टि लाइव चैट पर जुड़ चुकी है। तो सृष्टि, आज से जितने भी शिक्षण संस्थान हैं उसको खोले जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कुछ मुकम्मल तैयारियां जो हैं वो की गई है? जी बिल्कुल एकता, देखिए कोरोना का संक्रमण जो है अब घटता नजर आ रहा है, जिसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस में छूट दी है। जिसको लेकर अब अगर बात करें, सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान, कॉलेज सभी खुल जाएंगे, लेकिन इसमें कह सकते हैं कुछ गाइडलाइंस है, कुछ प्रोटोकॉल है जिसको पालन करना होगा। गृह विभाग की ओर से कुछ गाइडलाइंस लादी गई है, नई गाइडलाइंस, जिसको लेकर स्कूल की बात करें एकता, तो 8वीं कक्षा के जो स्कूल है वो 50% जो फीसदी के साथ जो है खुलेंगे और ऑनलाइन क्लास चलेंगी। लेकिन अगर वही बात करें 9वीं से 12वीं कक्षा की, तो उनके स्कूल पहले की तरह खुलेंगे 100% फीसदी के साथ। पूरी तरीके से 9वीं से 12 तक के स्कूल जो है वो खुल जाएंगे। एकता, वही बात करें, पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने भी एक नया नियम लाया है। हम बात करें, क्योंकि लगातार बिहार में जो है अब ठंड बढ़ता नजर आ रहा है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, उसी को देखते हुए पटना के डीएम ने भी ये बात कह दी है कि अब सुबह के 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक ही स्कूल जो है वो खुले रहेंगे। आपको कुछ डाटा भी बता देते हैं कि पटना के जो कुछ नामी स्कूल है उनकी टाइमिंग क्या रहेगी। देखिए एकता, जैसे अगर केंद्रीय विद्यालय की बात करें तो वो सुबह 7:30 से दोपहर के 12 बजे तक खुला रहेगा। संत जेवियर हाई स्कूल की बात करें तो वो सुबह
8:45 से दोपहर के 2 बजे तक खुला रहेगा। तो आपको जिस तरीके से मैंने टाइमिंग बताई एक था, उस हिसाब से सभी टाइमिंग आसपास 3 बजे के है। तो ठंड जिस तरीके से बढ़ रही है, मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है ठंड को देखते हुए। तो सभी चीज को देखते हुए पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह जो है, उन्होंने भी ये लागू कर दिया है। टाइमिंग में बदलाव आया है, स्कूल की टाइमिंग में बदलाव आया है। अब 9 बजे से लेकर शाम के 3:30 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे और कोरोना नियमों का पालन भी करना होगा। देखिए एकता, कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है, खतरा कभी ना कहीं अभी भी मंडरा ही रहा है और बच्चे जब स्कूल में जाएंगे तो उनको भी कोरोना नियमों का पालन करना होगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। और साथ साथ बता दें आपको एकता, स्कूल में एंट्री तभी मिलेंगी जब वो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजेशन होगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी एकता, यहाँ पे बता दें। तो कहीं ना कहीं सारे कोरोना नियमों का पालन करते हुए बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जाएगी। तो तैयारियां कर ली गई है, संस्थान तो खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही कल जो बैठक हुई थी उसमें अन्य कई चीजों पर भी छूट दी गई है, जैसे कि सिनेमा हॉल हो गए, जिम हो गए, इनको 50% उपस्थिति के साथ खोले जाएंगे। साथ ही जो रात्रि नाइट कर्फ्यू है उसकी भी अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है और जो रात में दुकान 8 बजे बंद हो जाती थी उसको भी अब राहत दी गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिली है इस छूट से। जी बिल्कुल 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 एकता, जैसे कोरोना का खतरा जब मंडराने लगा था, बहुत बढ़ गया था, तब ये लागू किया गया था देखते हुए कोरोना को कि अब नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, 10 बजे से 8 बजे तक सभी दुकानें बंद हो जाएंगी। लेकिन एकता देखिए, अब कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है, तीसरी लहर धीरे धीरे कम होती दिख रही है। तो इसी सबको देखते हुए अब बैठक में ये फैसला लिया गया है कि छूट दी जाएगी कुछ चीजों पर। और कई सवाल उठ रहे थे एकता कि स्कूल संस्थानों को खोल देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई जो है वो रुकी हुई है। और इन सबको देखते हुए आखिरकार सरकार ने फैसला ले ही लिया कि स्कूल को खोल देना चाहिए। वही बात करें अन्य चीजों पर भी, तो जैसे कोचिंग संस्थान भी खुले हैं, सिनेमाघर भी खोल दिए गए हैं, नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। तो कहीं ना कहीं बैठक में फैसला लिया गया है जो कि बच्चों के हित में ही है, क्योंकि सवाल उठ रहे थे एकता कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो थम गई है। जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा था, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी भी कंप्लेन आ रही थी कि ऑनलाइन क्लास में इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है जो स्कूल में जाकर हो पाएगी एकता। तो कहीं ना कहीं बैठक में जो निर्णय आया है उससे बच्चे भी खुश है और हम बात कर सकते हैं पेरेंट्स भी खुश है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई जो है अब रुकेगी नहीं। भले ही अब कोरोना नियमों का पालन उनको करते हुए जाना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन होगा, मास्क लगाना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी कर ली गई है स्कूल संस्थान की ओर से भी बात करें, और सरकार ने भी ये दे दिया है, गृह विभाग ने भी नई गाइडलाइंस ले आई है कि किस तरीके से चलेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज से सभी शिक्षण संस्थान जो है उसको खोल दिए जा रहे हैं, साथ ही जो भी पाबंदियां थी उनमें भी छूट जो है वो सरकार दे रही है। लेकिन अभी भी कोरोना के केसेस जो हैं वो कम हुए हैं, लेकिन कोरोना जो है वो हमारे देश से अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ऐसे में सतर्कता बरतने की अभी भी जरूरत है। चलिए हम वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीजी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान, बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ।
स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे क्योंकि हम हैं डीटीवी भारत। देश की राजनीति में क्या चल रहा है? क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है? क्या राजनीतिक खिचड़ी पक रही? सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ रही? आपके उलझे सवालों को हम समझाएंगे। अंदर खाने की बातों को हम ही बताएंगे। कब कौन कहां गया, सबसे पहले हम ही दिखाएंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो चलिए रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। बात करते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर जेडीयू की ओर से तेज हो गई है। वहीं लोकसभा में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी मांग की और कुछ दिन पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार का हक है, जिस पर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने कहा कि 4 दिन के भीतर खेला होगा, जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग हमने की है। ये सवाल पूछने के कि तेज प्रताप यादव द्वारा कहा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा राजद में आ जाए, तो उस पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जिनका खुद पार्टी में वर्चस्व नहीं है वह दूसरे को क्या पार्टी ज्वाइन कराएंगे। पक्ष के साथी अगर इस पर नकारात्मक राजनीति करने की कोशिश करते हैं तो वो हमको निराशाजनक लगता है और हम लोग कहते हैं अरे भैया विशेष राज्य का दर्जा मिलकर मांगना है, तो इसमें यह बात कहां से आती है कि फला फला नेता हमारे दल में शामिल हो जाए। अरे आप अपना राजनीतिक कुनबा बढ़ाने के चक्कर में कहां है? यहाँ बिहार के कुनबे को मजबूत करना है, बिहार को हक दिलाना है। तो इन परिस्थितियों में हम इसको पक्ष विपक्ष के चश्मे से नहीं देखते हैं। हमारी मुहिम है, हमारा आग्रह सब लोगों से रहता ही है कि बिहार के मसले पर सभी लोग एकजुट हों। हमारे विपक्ष बात करें खगड़िया की, जहां खगड़िया में महिला मुक्ति संगठन और भाकपा माले ने पटना के गायघाट शेल्टर होम में लड़कियों के साथ दुष्कर्म यौन शोषण के खिलाफ इस्लामपुर चौक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व महिला मुख्य संगठन के सीमा देवी, नीतू देवी और भाकपा माले के जिला संयोजक किरण देव यादव ने किया। वहीं जिला संयोजक किरण देव यादव ने कहा कि पटना के गायघाट शेल्टर होम सहित कई शेल्टर होम में लड़कियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। नीतीश कुमार जवाब दो, नीतीश कुमार जवाब दो। शेल्टर होम में लड़कियों के साथ बलात्कार। सीतामढ़ी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने मां की गोद से छीनकर एक बच्चे को पटक पटक कर मौत के घाट उतार दिया। हद तो तब हो गई जब इस घटना के बाद बेसुध मां अपने मृत बच्चों को लेकर थाना पहुंची तो पुलिस ने पीड़ित मां को ही हिरासत में ले लिया। दरअसल हुसैना वार्ड 13 में मृतक की बुआ की जमीन पर कुछ दबंगों ने पुलिस के साथ मिलकर कब्जा कर लिया और परिजनों के साथ पुलिस की मौजूदगी में ही मारपीट की गई। इसी दौरान जब दबंगों की नजर बच्चे पर पड़ी तो बच्चे को मां से छीनकर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। भगवान लाल रहा या पुलिस दरोगा रही सब एकरा झटक दिलकै, बारीक चकदार रही झटक के तो लड़का के तो दाई के उठा के ले गए आ एगो औरो मर्द के घर में से गड्ढियन के उठा के ले गए। तब वही दिन से लड़का के कि कोई देखे वाला न रही मत माए रहा रात लड़का डेट कर गए के पुलिस सिपाही जी के तो मायो के बंद कर लेके चितियाई के माए वही में।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा की विधानसभा धनौरा से बीजेपी की प्रत्याशी राजीव तरारा के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा को गुंडे और माफियाओं की पार्टी कहकर संबोधित किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में सन 2012 से 2017 के बीच रही समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, दंगे, फसाद और बलात्कार जैसी घटनाओं को बढ़ावा दिया गया था। दो खेमे लगे हैं, एक खेमे में जात पात की बात करने वाले हैं, एक खेमे में दंगा कराने वाले हैं, एक खेमे में माफियाओं के राज को संरक्षण देने वाले हैं, और दूसरा खेमा है जो केवल और केवल विकास करता है, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाता है। सिद्धार्थनगर में बीजेपी छोड़कर बसपा में आए राधा रमन त्रिपाठी, जो बसपा पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद शोहरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। वहीं बसपा प्रत्याशी पंडित राधा रमन त्रिपाठी ने डोर टू डोर जनसंपर्क किया, जहां शोहरतगढ़ विधानसभा के गौरा बाजार में बसपा प्रत्याशी ने अपनी जीत के लिए वोट भी मांगा। वहीं जनसंपर्क के दौरान बसपा के तमाम कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। प्रत्याशी बनने के पश्चात जब कल सूची जारी हुई तो जब मैं क्षेत्र में निकला, जनता का मिल रहा अपार स्नेह और आशीर्वाद इस बात का द्योतक है कि जनता निर्णय ले चुकी है, बस सर्टिफिकेट उनको देखना बाकी रह गया है। यूपी के बहराइच में सपा के कैसरगंज विधानसभा के उम्मीदवार आनंद यादव का लखनऊ से आते समय घाघरा घाट पर भव्य स्वागत किया गया, जहां समाजवादी पार्टी ने पूर्व घोषित प्रत्याशी मसूद आलम की जगह आनंद यादव को कैसरगंज विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि आनंद यादव को प्रत्याशी बनाने पर मसूद आलम के समर्थकों ने अखिलेश यादव का पुतला फूंका था। वहीं उम्मीदवार आनंद यादव अपने समर्थकों के लंबे काफिले के साथ कैसरगंज रवाना हुए। यूपी के सुल्तानपुर जिले के कादीपुर विधानसभा में भाजपा ने वर्तमान विधायक राजेश गौतम पर फिर से दांव लगाया है और उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। जहां गांव में बीजेपी विधायक राजेश गौतम वोट मांगने पहुंचे, वहीं विधायक को देख नाराज ग्रामीणों ने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बता दें कि कादीपुर तहसील के बनके गांव में ये विरोध हुआ है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। उत्तर प्रदेश चुनाव के ऐलान के साथ ही जिला प्रशासन लोगों को जागरूक करने में जुटी हुई है। ऐसे में बांदा में लोकतंत्र के पर्व को सफल बनाने के लिए जिला अधिकारी अनुराग पटेल के द्वारा प्रतिदिन नए तरीके से इजाद करते हुए लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। वहीं प्रतिदिन जिले के तमाम अधिकारियों के द्वारा समस्त तहसीलों में किसी न किसी तरीके से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक करने का काम लगातार जारी है। इसी तर्ज पर रविवार को जिला अधिकारी अनुराग पटेल के द्वारा शहर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत मनमोहक झांकियां और दीवारी नृत्य का कार्यक्रम किया गया। इसके अलावा लोगों के घरों तक जाकर जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। ये रैली नहीं है, ये दस्तक दरवाजे तक इस नाम से आज हम लोगों ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है। इसके पहले भी आप जान रहे हैं कि बहुत सारे अभियान चल चुके हैं। आज हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव 2017 में 97 बूथ पूरे ज़िले में ऐसे थे जिस पर 50% से कम वोटिंग हुई थी। तो उन्हीं 97 बूथों पर हमारे बांदा विधानसभा में 33 बूथ हैं, तो उन बूथों को टारगेट करते हुए हम लोगों ने आज सारे बच्चे, इसमें स्कूल के बच्चे हैं, हमारे स्कूल के सम्मानित अध्यापिकाएँ हैं, आंगनबाड़ी हैं, ये सारे लोग, हमारे सारे अधिकारी हैं, सारे लोग मिलकर के हम लोग करीब 4-5 किलोमीटर चले।
बात करें खेल संबंधी खबरों की, जहां टीम इंडिया ने रविवार को खेले गए पहले वनडे मैच वेस्टइंडीज को मात दे दी है, जहां भारतीय टीम का ये 1000वां वनडे मैच था। साथ ही रोहित शर्मा के फुल टाइम कैप्टन बनने के बाद ये पहला वनडे था। ऐसे में भारत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली 6 विकेट की ये जीत ऐतिहासिक रही है। वहीं इस मुकाबले में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला लिया था, जहां भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन किया और वेस्ट इंडीज को सिर्फ 176 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां टीम इंडिया की ओर से स्पिनर्स ने असली कमाल दिखाया, जहां युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए और वाशिंगटन सुंदर ने भी 3 विकेट झटके। चलिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋतिक सुमन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो ऋतिक, भारत ने ये शानदार जीत जो है वो हासिल की है। बिल्कुल एकता, देखिए 1000वां वनडे ये था हमारा और 1000वां वनडे हमने जीत के साथ हासिल की है। और सबसे बड़ी बात की, भारत बनाम वेस्ट इंडीज का मैच जो कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया और 6 विकेट से, जैसा कि आपने जानकारी दी है, 6 विकेट से भारत ने इस मैच को जीता है। और सबसे बड़ी बात, फुल टाइम कैप्टनसी रोहित शर्मा के लिए, और रोहित शर्मा ने इसमें कप्तानी वाली पारी खेली है, अपनी अर्धशतकीय पारी खेली है और एक अच्छी बैटिंग का उन्होंने प्रदर्शन दिया है। और सबसे बड़ी बात, ये जीत दीदी के नाम है, क्योंकि बीते दिन हम सबको पता है कि दीदी हमें छोड़कर चली गई हैं। लता मंगेशकर, उनका निधन हो गया और उसके बाद कल काला पट्टा बांधकर सबने मैच में कल प्रदर्शन किया है और सभी खिलाड़ियों ने ये जीत लता दी को समर्पित की है। और सबसे बड़ी बात, ये ऐतिहासिक मैच रहा है। खेल की बात कर ले तो 1000वां वनडे और 1000वां वनडे हमने बतौर जीत के साथ दर्ज की है। और बतौर कैप्टन फुल टाइम अगर बात करें तो रोहित शर्मा के लिए एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत है और मुझे लगता है ये टीम के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए बहुत बड़ी शुरुआत है। और पूरी की पूरी टीम 11 ने एक बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। देखिए 3 वनडे मैचेस होने हैं, जिसमें पहला वनडे मैच अब हो चुका है और तीनों ही वनडे मैचेस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हो गए, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ पर प्रदर्शन करना बहुत ही मायने रखता है और देश के लिए एक बहुत ही जज्बे वाली बात। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा ने जहां पर अर्धशतकीय पारी खेली है, तो कहीं ना कहीं उनको देश की जीत पर कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी बधाई दी है, जिसमें युवराज सिंह, जो कि सिक्सर किंग कहे जाते हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा है कि रोहित, आपको बतौर कप्तान डेब्यू जीत के लिए बधाई और आप अच्छा खेलें। दीपक हुडा ने कल ओडीआई में अपना प्रदर्शन दिखाया है। दीपक हुडा को भी कल कैप्टन रोहित शर्मा ने विनिंग कैप दिया है और अब टीम के लिए एक बेहतर सपोर्ट है, क्योंकि देखिए जब मैच में आपकी जीत शुरुआत के साथ आपकी जीत हो तो कहीं ना कहीं बाकी मैचेस के लिए आपका मोराल जो है बहुत ही पॉजिटिव होता है, जैसा कि लगातार हमने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि कि 1000वां वनडे और 1000वां वनडे हमने जीत के साथ दर्ज की है। और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमने कैरेबियाई टीम को धोया है। 6 विकेट, एक ऐतिहासिक जीत और सबने एक अच्छा प्रदर्शन किया है। सबसे बड़ी बात, फोकस रोहित शर्मा पर इसलिए भी था क्योंकि वो बतौर कैप्टनसी उन्होंने डेब्यू किया और फुल टाइम कैप्टन किया, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसके बाद फिर हमें T20 मैचेस भी खेलने था। और जिस तरीके से शुरुआत हमने जीत से की है, तो मुझे लगता है कि लगातार ये जीत का जो एक आंकड़ा है, ग्राफ है, बरकरार रही और ये देश के लिए और देश के क्योंकि जो देश की जनता है वो लगातार सपोर्ट कर रही है। सबसे बड़ी बात, ये होम क्रिकेट मैच है, हमारे देश में खेला जा रहा है, तो एक पॉजिटिव रिस्पांस ऑडियंस का भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्रिकेटर के लिए एक बहुत ही सपोर्टिव होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमने इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच बीते दिन खेला और 3 दिवसीय ओडीआई मैचेस में पहली मैच जीत के साथ दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक बेहतर शुरुआत है और मुझे लगता है कि आगे भी इसको अग्रसर करने की जरूरत है। जी ऋतिक, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 3 ओडीआई मैचों की ये पहली सीरीज जो है उसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की है और कहीं ना कहीं इससे माना जा रहा है कि ये बेहतर शुरुआत जो है वो भारत के द्वारा किया जा रहा है और आगे के मैचों में भी यही उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि रोहित शर्मा जिस तरीके से अपना कैप्टेंसी में टीम की कप्तान जो है जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली है, ऐसे में बाकी सभी मैचों में यही उम्मीद किया जा रहा है कि भारत जो है शानदार जीत हासिल करे। चलिए, अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।